तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स अपन ने ओवर यूज़ ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वाटर का, ठीक है। तो एक्सेसिव एंड अनप्लान्ड यूज़ ऑफ वाटर हैज़ डिप्लीटेड आर वाटर रिसोर्सेज, सही बात है। अगर हम ज़्यादा पानी को यूज़ में ले रहे हैं और बिना प्लान के पानी को यूज़ में ले रहे हैं, हर चीज़ की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हम कहीं पर भी घूमने भी जाते हैं तो हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि हमको इतना हम एस्टिमेट लेके चलते हैं कि इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना हमको बचाना है या इतना हमको सामान लेना है, हमको इतना का होटल करना है, ठीक है। या फिर हम एक मैरिज, अगर हमारे घर में मैरिज भी हो रही होती है तो उसके रिगार्डिंग भी एस्टिमेशन होकर चलता है कि इतना खर्चा हम करेंगे मैरिज के अंदर। ऐसा नहीं होता कि हमने पहले सामान खरीद लिया फिर हम लगाते हैं, नहीं, पहले हम एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं कि इतना खर्चा हो जाएगा हमारी शादी के अंदर। तो यहाँ ऐसे ही अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी होता है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल द पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़ एंड एक्टिविटीज़ मेड टू मैनेज फ्रेश वाटर एज ए सस्टेनेबल रिसोर्स, ठीक है। जितने भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आती है या फिर स्ट्रेटजीज़ लेके आ रही है, उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो फ्रेश वाटर है उसको एक सस्टेनेबल रिसोर्स बनाया जाए, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट द वाटर एनवायरनमेंट, और जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, वाटर एनवायरनमेंट है, उसको भी क्या करा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब साफ़ रखा जाए। एंड टू मीट करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन डिमांड, और ये एक भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसका तो इंपॉर्टेंट है ही, और बाकी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी पानी प्रॉपर मिलना चाहिए, बिल्कुल साफ़ है, क्लीन पानी मिलना चाहिए। उसके बाद हैज़ देयर इज़ इमीडिएट नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसलिए आपने काफ़ी प्रोजेक्ट देखे होंगे कि वाटर कंजर्वेशन या फिर वाटर हार्वेस्टिंग देखे होंगे, तो ये प्रोजेक्ट इसलिए गवर्नमेंट चलाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक कंजर्वेशन। तो डोमेस्टिक कंजर्वेशन कैसे होता है, देखो पहला पॉइंट इसके अंदर है वेरीफाई। ये सब चीज़ें अपने लेवल पे हो सकती हैं, जैसे वेरीफाई योर होम इज़ लीक फ्री, मतलब हमको ये देखना चाहिए कि हम जहाँ से हम पानी ले रहे हैं वो टैप हमारा लीक तो नहीं कर रहा है। उसके बाद क्लोज फैक्यूट्स वाइल सोपिंग एंड रिंजिंग क्लोज, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप अपना मतलब साबुन यूज़ में ले रहे हैं या फिर आप कपड़े धो रहे हैं तो उस टाइम आप पानी को मत बहने दीजिए, आप पानी को बंद कर दीजिए, ठीक है। यूज़ वेस्ट वाटर इन फ्लश, और आजकल तो नई नई टेक्निक्स भी आ गई हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है। जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ हो रही है तो वो क्या करती हैं, वेस्ट वाटर का जो फ्लश यूज़ में लेती हैं, ठीक है। और आजकल तो मतलब आप बात करते हैं बाथरूम्स के अंदर, ठीक है, फ्लश की बात करते हैं तो फ्लशिंग सिस्टम फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं हो गया है, उसके अंदर ये हो गया कि इतने पर्टिकुलर अगर आप टॉयलेट करने जा रहे हैं तो आपका इतना लीटर पानी कंज्यूम होगा, अगर आप फ्रेश होने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका इतना पानी कंज्यूम होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिस्टम आ गया है कि इतना ही पानी कंज्यूम होगा। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद कीप ओवरफ्लो वेल इन द ओवरहेड टैंक, ठीक है। और ये भी जब अपन टैंक बढ़ता है तो उसमें एक ओवरफ्लो वेल भी लगेगी, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ इतना पानी भर गया। डोंट ओवर वाटर योर लोन्स, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि अपने लोन के अंदर आप पानी बहाए जा रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। अवॉइड फ्लशिंग अननेसेसरीली, ये पॉइंट आ चुका है पहले। यू स्प्रिंकल इरीगेशन इन योर गार्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्प्रिंकल इरीगेशन लगाइए, ठीक है। स्प्रिंकल इरीगेशन के बारे में आप इरीगेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट स्प्रिंकल इरीगेशन क्या होगा, हमारा पानी की सेविंग हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको स्प्रिंकल इरीगेशन यूज़ में लेना है, ठीक है। और मैं आपको बताया तो अवेयरनेस किस टाइप से होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, घरों का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सुबह जनरली हम बात करते हैं अलवर शहर की, तो क्या होता है, पानी आता है टंकियों में भरता है, ठीक है, मोटर चलाते हैं लोग बाग। अब लोग बाग तो नीचे रह रहे होते हैं और टंकी थर्ड फ्लोर पे लगी होती है, तो उस टाइम में क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता पानी भर जाता है। तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि एक बैल आती है, उस बैल को आप लगाइए, सिस्टम से कनेक्ट कीजिए, जैसे ही आपका वो लेवल पूरा हो जाएगा तो वो बैल आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगी कि आपकी टंकी पूरी भर चुकी है, तो आप उस टाइम हमारे नीचे ही मोटर बंद कर दीजिए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इवन मैंने भी मेरे घर के अंदर ये चीज़ किया हुआ है। तो आप लोगों से भी मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा महंगी बैल नहीं आती है, अगर आप मार्केट में पता करेंगे तो वो बैल काफ़ी ईजिली आप ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल कंजर्वेशन कैसे होता है, तो देखते हैं। देखो उसके अंदर इंस्टॉल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन द फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो उसके अंदर अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ही वाटर का क्या होगा, रीजनरेशन होगा, पानी क्या होगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उस पानी को हम बहुत जगह यूज़ में ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसी अगर आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिया तो ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा पानी आप पीने के यूज़ में ले सकते हैं, नहीं, वो आप पानी गार्डनिंग में यूज़ में ले सकते हैं। मान लो उस इंडस्ट्री के अंदर एक गार्डन है, उसमें यूज़ में सकते हैं, या फिर मान लो वो पानी आप मान लो कूलर लग रहे हैं वहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हैं। मतलब पीने के अलावा बहुत सी जगहों में आप पानी को यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद री यूज़ कूलिंग वाटर फॉर गार्डनिंग इरीगेशन, देखो मैं जो पॉइंट बोल रहा था वो इसमें लिखा ही हुआ है, री यूज़ कूलिंग वाटर फॉर गार्डनिंग और इरीगेशन। डेवलप न्यू प्लांट प्रोसेस विच रिक्वायर लेस वाटर, इस प्रकार से प्लांट को डेवलप कीजिए कि जिसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो।
रीयूज वाटर व्हेन इट इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। पानी को इस टाइप से यूज़ में लीजिए कि क्या बोला इसमें, रीयूज वाटर व्हेन इट इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम वेरियस प्रोसेसेस। तो मतलब जब ये डिस्चार्ज होता है, मतलब जब ये पानी का निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसको वापस से यूज़ में इस टाइप के प्रोसेस अपनाइए आप। चेक द एफिशिएंसी ऑफ योर वाटर इक्विपमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, और ये भी चेक कीजिए कि जो आपका पानी आप ले रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है। ऐसा नहीं है ना कि लीक कर रहा हो तो आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, तो आपको ये भी डे बाई डे चेक करना है। ये एज आपकी हेल्थ काम करता है, जैसे अपनी बॉडी के लिए आप काफ़ी कंसर्न रहते हैं, ठीक है। आजकल के इस पैंडेमिक के अंदर तो हर इंसान काफ़ी कंसर्न है अपनी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि आजकल के सिनेरियो के अंदर पिछले 6-7 महीने की बात करते हैं हम, तो लोगों की जो अर्निंग है वो काफ़ी कम हो गई है। अर्निंग का रीज़न भी कम होना रीज़न बनता है, ट्रैवलिंग कम हो गई है लोगों की, ठीक है। बाहर खाना पीना कम हो गया है, तो वो जो अर्निंग पहले 6-7 महीने पहले हो रही थी, मार्च से पहले, वैसा सिनेरियो नहीं चल रहा है। और आगे आने वाले टाइम में, मतलब मैं बात करता हूँ, अगर एक बार वैक्सीन भी आ जाती है तो आगे आने वाले टाइम में 4 से 5 साल लगेंगे उस सिचुएशन को वापस आने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंजर्वेशन ऑफ एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको जब भी आप अर्न करते हैं तब भी आपको सेविंग करना, कंजर्वेशन है, आपकी मनी कंजर्वेशन है। ऐसे ही जब आप वाटर यूज़ में ले रहे हैं, दैट इज़ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की, एग्रीकल्चर कंजर्वेशन क्या होता है देखते हैं हम। इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ इरीगेशन लाइक ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकल इरीगेशन मस्ट बी यूज। जिस टाइप से आप इरीगेशन कर रहे हैं, तो इरीगेशन के मेथड, एक तो आप यह है कि नॉर्मल पाइप के थ्रू पानी डाल रहे हैं, एक है कि आपने स्प्रिंकल्स लगा दिए, ठीक है, तो उसके थ्रू पानी आ रहा है, तो पानी कम यूज़ में आएगा, ठीक है। कन्वेंशनल फ्लडिंग मेथड्स ऑफ इरीगेशन शुड बी डिसकरेज्ड, मतलब वही बात है। कन्वेंशनल फ्लडिंग मतलब क्या हो गया कि आपने पूरे खेत को, पूरे फील्ड को भिगो रखा है पानी के अंदर, जहाँ जहाँ नीड है। जैसे मैं बात करता हूँ राइस के अंदर नीडेड है, राइस की जो मतलब खेती होती है उसके अंदर पूरा पानी चाहिए होता है, क्योंकि राइस के अंदर सिर्फ पानी ही होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे तो आप इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। अवॉइडिंग एक्सेस इरीगेशन, ये भी सही बात है। ऐसे नहीं कि आप इरीगेशन किए जा रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो वो भी हमारे लिए बेकार ख़राब चीज़ है। रिड्यूसिंग लॉसेस फ्रॉम कैनाल्स, और कैनाल से जो लॉसेस हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे होंगे, तो हम लाइनिंग कर सकते हैं प्रॉपर। ये एस्टिमेट, जब भी किसी चीज़ को डिज़ाइन करने आते हैं तो आप एक एस्टिमेट लेते हैं। ऐसे यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि जो लॉसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। उसके बाद बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक चेक डैम्स, खेत तलवाड़ी, पाला, गली प्लगिंग, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसके अंदर ऐसे चेक डैम है, ठीक है, खेत तलवाड़ी हो गया, पाला हो गया, गली प्लगिंग हो गया। नेक्स्ट, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बताया हुआ है, देखो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि मतलब सिविल के अकॉर्डिंग बच्चे बनाते भी हैं। जैसे मान लो आपका ये गार्डन हो गया, जो गार्डन पूरा, ठीक है, ये मेरा टैंक बना दिया हमने, ये मेरा टैंक बना दिया, ऊपर टैंक बनाया हुआ है, बारिश हो रही है तो ये मेरा टैंक के अंदर पानी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और इस टैंक से ही मेरे पानी कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, देखो ये आ रहा है, ये चीज़, ये देखो ये चीज़ आ रही है। या फिर ऐसे मान लो कि इस टैंक से मेरा पानी कहाँ जा रहा है, वाटर क्लोजेट में आ रहा है। इस टैंक से पानी कहाँ जा रहा है, ये देखो ये रहा, ये गार्डन में जा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है, मेरा गार्डन में जा रहा है। या फिर इसी पानी से क्या हो रही है, मेरी कार वॉश हो रही है, ठीक है। या फिर ये पंप के थ्रू, ये मैंने अगर नीचे स्टोर कर रखा है तो ये पानी पंप के थ्रू मेरे ऊपर जा रहा है, देखो ये पानी मेरा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग है, किस टाइप से आप वाटर क्या करते हो, हार्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पूरा इस स्लाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल पढ़ लिया, डोमेस्टिक पढ़ लिया, एग्रीकल्चर पढ़ लिया, और यहाँ पर क्या मेरी स्लाइड्स का क्या हो गया, थैंक यू, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमारा टॉपिक रह गया था लास्ट लेक्चर के अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स, की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वाटर रिक्वायरमेंट्स, नो डाउट हर चीज़ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे वाटर रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होंगे। दीज फैक्टर्स आर टू बी एनालाइज्ड केयरफुली एंड प्रॉपरली बिफोर अराइविंग एट द रेट ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए इन फैक्टर्स को, फैक्टर कैसे आते हैं, एनालाइज़ किए आते हैं, ठीक है, प्रॉपरली एनालाइज़ किए आते हैं, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है कि इसके ऊपर रेट ऑफ डिमांड क्या है हमारी, ठीक है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिमांड, क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट है मेरा क्लाइमेट कंडीशन, इसमें क्या होता है वो देखते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन समर इज़ मोर दैन दैट इन विंटर, ये हम जानते ही हैं कि समर्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा होती है। क्यों, समर्स के अंदर हम कूलर भी यूज़ में ले रहे हैं, समर्स के अंदर हम 2 टाइम नहा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो विंटर में ना तो हम कूलर यूज़ में ले रहे हैं, विंटर में ना हम नहा रहे हैं, ठीक है। समर्स के अंदर ऐसा होता है कि हम ठंडा पानी पीते जाते हैं, तो फ्रिज में ज़्यादा पानी होता है, विंटर्स में ठंडा पानी नहीं पीते। समर्स के अंदर आइस यूज़ में लेते हैं, विंटर्स में नहीं यूज़ में लेते हैं, ठीक है।
वही चीज़ें यहाँ पर हैं. सो ऑल्सो इन द केस विद हॉटर एंड कूलर प्लेसेस इन एक्सट्रीम कोल्ड पीपल में कीप वाटर टैप्स ओपन टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ पाइप. दिस रिजल्ट इंक्रीज रेट ऑफ कंजम्पशन. उसके बाद कॉस्ट ऑफ वाटर का जो इफेक्ट आता है वो कैसे आता है वो देखते हैं. द रेट एट विच वाटर इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर्स में ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिमांड. सही बात है कि जिस रेट पे पानी दिया जा रहा है कस्टमर्स को, अगर उसकी रेट ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है. और अगर मान लो उसकी रेट कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. ये तो नॉर्मल चीज़. अगर आप मार्केट में सामान लेने जा रहे हो और महंगाई ज़्यादा हुई पड़ी है, अगर मान लो आप टमाटर लेने जा रहे हो, एग्जाम्पल देता हूँ, जनरल इफेक्ट टमाटर लेने जा रहे हो, अगर अभी टमाटर 40 रुपये किलो है तो आप उससे आप 2 किलो टमाटर ले लेंगे. लेकिन वही टमाटर 80 रुपये किलो है तो आप सोचेंगे 1 किलो टमाटर में ही काम चलाना है. ठीक है. एक टमाटर डाल देंगे 2 की जगह. तो ये चीज़ें होती हैं. तो वही है, द हायर द कॉस्ट द लोअर विल द रेट ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट जो है मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर. इसका क्या होता है, हिसाब होता है द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर. ठीक है. दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर एट हाई प्रेशर. फॉर इंस्टेंस एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर from 2 to 3 kg per centimeter square may lead to an increase in consumption to the extent of about 25 to 30%. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो प्रेशर में इंक्रीज़ हो रहा है 2 to 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो हमारे जो कंजम्पशन हो रहा है वाटर में उसके अंदर 25 से 30% क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. द डिज़ाइनर देयरफॉर शुड ओनली प्रोवाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर विच इज़ नेसेसरी फॉर रेंडिंग सेटिस्फैक्ट्री सर्विस. मतलब ये हो गया, तो डिज़ाइन करता है बंदा, उस पाइप को डिज़ाइन कर रहा है तो इस टाइप से डिज़ाइन करता है कि इतना प्रेशर पहुंच जाए कि पानी हमारा हमारे घरों तक पहुंच जाए. ज़्यादा प्रेशर दे दिए तो हम ज़्यादा यूज़ में लेंगे. ठीक है. उसका क्या है, हैबिट्स ऑफ पॉपुलेशन. इसमें क्या होता है, फॉर हाई वैल्यू प्रीमाइसेस द कंजम्पशन रेट ऑफ वाटर विल बी मोर ड्यू टू द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पर्सन. सही बात है. जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, जहाँ पे अच्छी लिविंग है, ज़्यादा पानी का यूज़ में रहेंगे. फॉर मिडिल क्लास प्रीमाइसेस द कंजम्पशन रेट विल बी एवरेज, वाइल इन केस ऑफ स्लम्स एरिया इट विल बी मच लोअर. मिडिल क्लास में क्या होगा, मिडिल क्लास में कंजम्पशन कम होगा कंपेयर टू हायर क्लास से, तो वहाँ पर रेट कम होंगे. स्लम्स के अंदर उससे भी कम होगा तो वहाँ पर रेट और कम होंगे. अ सिंगल वाटर टैप में बी सर्विंग सेवरल फैमिलीज इन लो वैल्यू एरियाज. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं. तो इंडस्ट्रीज़ में क्या है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन अ सिटी में ऑल्सो अफेक्ट इट्स रेट डिमांड. सही बात है कि इंडस्ट्रीज़ अगर सिटी के अंदर है तो वाटर डिमांड ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रियल सिटी में नहीं है तो वाटर डिमांड कम होगी. अगर हम बात कर लें भिवाड़ी शहर की, अलवर शहर की भिवाड़ी में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है. अलवर में कम इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा अच्छी होगा. एज देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड पॉपुलेशन. वैसे तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बट फिर भी कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन है. इट इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट केयरफुली प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैलकुलेट करें और जो बाद की रिक्वायरमेंट है उसको भी कैलकुलेट करें. उसका क्या है, पॉलिसी ऑफ मीटरिंग. द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू अ बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड बाय अ वाटर मीटर एंड द कंज्यूमर इज दैन चार्ज अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो ये पॉलिसी ऑफ मीटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है. ठीक है. द इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर रिड्यूसेस द रेट ऑफ कंजम्पशन. सही बात है. बट द फैक्ट ऑफ अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ मीटरिंग इज डिस्प्यूटेबल वन एज सीन फ्रॉम द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स विच आर एडवांस फॉर एंड अगेंस्ट इट. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, वाटर रिक्वायरमेंट्स को इफेक्ट करते हैं. ठीक है. तो इस लेक्चर में अपन ने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. ठीक है. इंडस्ट्रियल यूज़ के बारे में पढ़ा है, डोमेस्टिक यूज़ के बारे में पढ़ा है, इरीगेशन पर्पज़ के बारे में पढ़ा है. तो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट कोर्स ख़त्म हो जाता है. हाँ, EEDM का अपन ने आई थिंक 28 लेक्चर्स बना लिए हैं. ठीक है. ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है तो कुछ पॉइंट छूट भी गया तो आप उसको कवर कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं कि आप कवर नहीं कर सकते. आप साइंस सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं तो इन चीज़ों को आप इजीली कवर कर सकते हैं. ठीक है. बाकी आई एम होपिंग फॉर यू कि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे से हों और गेट का एग्ज़ाम्स भी आने वाला है, फरवरी के अंदर होगा. डेट भी आ चुके हैं और फॉर्म भी आ चुका है और 30 सितंबर इज़ लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. ठीक है. चलो, टेक केयर, बाय बाय.